वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज हम सीटेट जून 2011 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की आयु को पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गति काल कहा है, जिसमें बालक पकड़ना, चूसना या छूना आदि प्रयोगों में अपने हाथ पैरों का उपयोग करता है। इसलिए पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था के दौरान, या ऑप्शन नंबर 4 शैशवावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि इस अवस्था में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, जो सामाजिकरण की प्रवृत्ति को गहन व जटिल बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था के दौरान। तो किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन व जटिल सामाजिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुवांशिकता को संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर 2 स्थिर, ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक, या ऑप्शन नंबर 4 गौण। तो अनुवांशिकता को कौन सी संरचना माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थिर। तो अनुवांशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है, क्योंकि वंशानुक्रम व अनुवांशिक गुण बालक को उसके माता पिता से मिलते हैं, जो कि स्थिर होते हैं। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को एक निश्चित दिशा मिलती है, इसलिए वातावरण को सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू व वंशानुक्रम को स्थिर पहलू कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थिर। तो अनुवांशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने का कौन सा सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 रचनावादी, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानवादी, और या ऑप्शन नंबर 4 विकासवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वॉटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन नंबर 1 ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, ऑप्शन नंबर 2 अत्यधिक बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, या ऑप्शन नंबर 4 अपसारी सोच व समस्या को हल करने में अच्छा है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि सामान्य शिक्षार्थी से अधिक होती है, तथा इनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है और समस्या को हल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी सोच व समस्या को हल करने में अच्छा। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो अपसारी सोच प्रदर्शित करता है तथा समस्या को हल करने में रुचि लेता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी सोच व समस्या को हल करने में अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस पहलू पे अलग होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विकास और विकास के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2 विकास की दर से, ऑप्शन नंबर 3 विकास का क्रम, या ऑप्शन नंबर 4 विकास के लिए सामान्य क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा विकास की दर। तो फ्रांसिस गार्टन द्वारा बताया गया व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक तथा बालिका का विकास अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक व शारीरिक व मानसिक विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा विकास की दर। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय साधन है। तो इसका पहला ऑप्शन है, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं। शिक्षार्थियों में कोई सामान्य गुण नहीं होते, न ही वे सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3
सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं। या ऑप्शन नंबर 4, विषम कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को अद्वितीय साधन इसी कारण बताया गया है क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी क्षमताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक जैसा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक जैसा नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धांत के रूप में निर्माणवाद या रचनावाद है। ऑप्शन नंबर 1, नकल की भूमिका पर केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षार्थी के भूमिका पर जोर देता है। या ऑप्शन नंबर 3, याद के माध्यम से सूचना और परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। तो सिद्धांत के अनुसार निर्माणवाद या रचनावाद। तो इस सिद्धांत का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो निर्माणवाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बताता है निर्माणवाद के अनुसार व्यक्ति या शिक्षार्थी दुनिया के बारे में अपनी अलग सोच विकसित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीखने वालों की मदद करना या उन्हें जो पहले से सीखा है उसे याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1, यह किसी भी कक्षा निर्देश के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित नई जानकारी सीखने को बढ़ाती है। यह पुराने पाठों को संशोधित करने का एक प्रभावी तरीका है। या ऑप्शन नंबर 4, यह सीखने वाले की याददाश्त को बढ़ाता है जिससे सीखने में मजबूती आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा पूर्व ज्ञान से संबंधित नई जानकारी सीखने को बढ़ाती है। तो सीखने वालों की मदद करना या उन्हें जो पहले से सीखा है उसे याद रखना महत्वपूर्ण तभी होगा जब वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को संबंध करके जानकारी को स्थिर रूप से याददाश्त में बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व ज्ञान से संबंधित नई जानकारी सीखने को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधक। ऑप्शन नंबर 2, स्कूली जीवन को समृद्ध बनाने की एक साधन के रूप में। या ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता के लिए एक चुनौती। या ऑप्शन नंबर 4, ऐसे कारक जो स्कूली जीवन को शिक्षार्थी के लिए एक जटिल अनुभव बनाते हैं। तो भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र से तात्पर्य है कि हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है तथा विभिन्न भाषाओं के शिक्षार्थी आपस में बैठकर शिक्षा करते हैं। तो यह शिक्षक इसका उपयोग करके स्कूली जीवन को समृद्ध बनाने में एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो बहुभाषी चरित्र को शिक्षक स्कूली जीवन को समृद्ध बनाने में एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2, सामग्री आधारित प्रश्न। या ऑप्शन नंबर 3, खुले हुए प्रश्न। या ऑप्शन नंबर 4, एक उच्च अनुशासित कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खुले हुए प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है खुले हुए प्रश्न। और खुले हुए प्रश्न से तात्पर्य है कि इन प्रश्नों को करने के लिए शिक्षार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा, वो अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई सीमा नहीं या कोई बाध्यता नहीं है। तो खुले हुए प्रश्न या खुले उत्तर वाले प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, उचित उपचारात्मक उपाय। ऑप्शन नंबर 2, सघन अभ्यास कार्य। या ऑप्शन नंबर 3, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उचित उपचारात्मक उपाय। तो शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद उचित उपचारात्मक उपाय होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उचित उपचारात्मक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करती है। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है।
ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या ऑप्शन नंबर 4 अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस कथन को सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 के संदर्भ में गलत। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षार्थी को स्वयं नियमन संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 अपनी सीखने की निगरानी करने की उनकी क्षमता, ऑप्शन नंबर 2 छात्र व्यवहार के लिए नियम बनाना, ऑप्शन नंबर 3 छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियमों और कानून, या ऑप्शन नंबर 4 आत्म अनुशासन और नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा अपनी सीखने की निगरानी करने की उनकी क्षमता। तो शिक्षार्थियों का स्वयं नियमन संदर्भित करता है अपने सीखने की निगरानी करने की उनकी क्षमता। तो आत्मनियमन या स्वयं नियमन का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपने सीखने की निगरानी करने की उनकी क्षमता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को अपने स्वयं के शब्दों में एक घटना या एक अवधारणा समझाने के लिए कहे, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को उदाहरण देने सिखाएं कि कानून कैसे काम करता है, ऑप्शन नंबर 3 छात्रों को समानता और अंतर देखने और उपमाएं उत्पन्न करने में मदद करें, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को पृथक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में सक्षम करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को पृथक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में सक्षम करे। यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि शिक्षण में किसी भी तथ्य को या परिभाषाओं को या किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यताओं को रटने पर बल नहीं दिया जाता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को प्रत्येक तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में सक्षम करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि कोई सीख नहीं ली गई है, ऑप्शन नंबर 2 सीखना एक ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो सीखने वालों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक व संतोषजनक हो, ऑप्शन नंबर 3 सीखने के किसी भी स्तर पर भावात्मक कारकों से सीखना प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 सीखना मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखना एक ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो सीखने वालों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक व संतोषजनक हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखना एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होगा जब सीखने वाला भावनात्मक रूप से सकारात्मक व संतोषजनक महसूस करे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 2 अनुक्रमिकता का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 3 विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत, या क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 प्रतिवर्ती का सिद्धांत। तो मानव विकास को सिद्धांत पर आधारित है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिवर्ती का सिद्धांत। यह मानव विकास के सिद्धांतों में से एक नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ती का अध्ययन है पुनः प्रारंभ करना। जब मानव का विकास अपने पूर्ण परिपक्वता तक हो जाता है तो उसे पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिवर्ती का कोई सिद्धांत नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थी की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करने के लिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विकलांग बच्चों के लिए समेकित
समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है देश विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नियमित स्कूल, ऑप्शन नंबर 2 विशेष विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 स्कूल खोलना या ऑप्शन नंबर 4 ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। तो विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित स्कूल। तो नियमित स्कूल विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो नियमित स्कूल के माध्यम से विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना समेकित शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नियमित स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा छोटे शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने की गति और प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई या ऑप्शन नंबर 4 सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 छोटे शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं है। तो पढ़ने की गति और प्रवाह, तो शिक्षार्थी किस गति से पढ़ता है ये उसके पढ़ने में कठिनाइयों की ओर संकेत नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने की गति और प्रवाह। तो छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं करता पढ़ने की गति और प्रवाह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एक शिक्षक चाहता है कि उसके वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे उनकी क्षमता को प्राप्त करें। निम्नलिखित में से उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेना सिखाए, ऑप्शन नंबर 2 उन्हें तनाव का प्रबंधन करना सिखाए, ऑप्शन नंबर 3 विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने साथियों से अलग करें या ऑप्शन नंबर 4 रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए चुनौती दें। तो प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेने देना चाहिए, उन्हें तनाव का प्रबंधन करना सिखाना चाहिए तथा उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बार बार चुनौती देनी चाहिए। तो शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उनके साथियों से अलग नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने साथियों से अलग करें। तो प्रतिभाशाली बालकों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें उनके साथियों से अलग कक्ष में बिठाना उनकी प्रतिभाशाली क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने साथियों से अलग कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 उन्हें अपना काम करने में मजा आता है, ऑप्शन नंबर 3 वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं या ऑप्शन नंबर 4 उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा वे हमेशा सफल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है। आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा हर कार्य को करने में रुचि दिखाता है, वह अपने कार्य को उच्च स्तर की ऊर्जा से पूर्ण करता है तथा हर चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करता है। तो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषताओं में वे हमेशा सफल होते हैं विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वे हमेशा सफल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयोगी उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 असाइनमेंट, ऑप्शन नंबर 2 मौखिक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 सत्र परीक्षा और या ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नोत्तरी और खेल। तो निम्नलिखित में से फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सत्र परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्र परीक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कक्ष के अंदर और बाहर दोनों जगह यथासंभव प्रश्न पूछने, ऑप्शन नंबर 2 समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर 3 अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नों के सही उत्तरों को याद करें जो शिक्षक पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नों के सही उत्तर को याद करें जो शिक्षक पूछ सकता है। तो शिक्षार्थियों को शिक्षक इस प्रकार प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षक को कि वह प्रश्नों को याद करें। यह उनमें रटन प्रणाली को विकसित करना होता है। किसी भी शिक्षण सामग्री को शिक्षक का यह दायित्व होता है कि शिक्षार्थी
को जो भी पढ़ा रहा है उसे वो समझा सके, तो उसे उस किसी भी शिक्षण सामग्री को याद करने पर जोर देना चाहिए, ना कि उसे रटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इरफान खिलौने तोड़ते हैं और उसके पुर्जे को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तुम क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है इरफान को कभी खिलौनों से खेलने नहीं दे। ऑप्शन नंबर 2, हमेशा कड़ी नज़र रखना। ऑप्शन नंबर 3, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को प्रोत्साहित करे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे। ऑप्शन नंबर 4, उसे समझाए कि खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए। तो इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी जिज्ञासा की प्रकृति को प्रोत्साहित करे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे। इस प्रकार उसमें खोज की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि वह वस्तु को विभिन्न पहलुओं को खोलने में रुचि रखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को प्रोत्साहित करे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कथन, पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है? क्या पूर्ण रूप से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। या ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह नर व मादा में भेद करता है, इसलिए बताया गया है कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह पुरुष व महिलाओं में एक तरह का भेद है जो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की मदद करता है। तो व्यक्ति के विकास के सिद्धांत को समझना एक शिक्षक को मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने वाले की सामाजिक स्थिति की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 सीखने वाले की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 3 तर्क करने की शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। तो एक बच्चे के विकास के सिद्धांत शिक्षक को शिक्षार्थी की विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी की विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास लेती है और वापस आने के बाद उसने अपने स्टूडेंट के साथ ट्रिप के बारे में चर्चा की। यह किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन के लिए सीखना। या ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन का अध्ययन। तो क्रिस्टीना एक फील्ड ट्रिप पे जाती है तथा उसके बाद अपने स्टूडेंट से उस ट्रिप के बारे में चर्चा करती है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अधिगम का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन या सीखने का आकलन से तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों को व्यवहारिक या प्रायोगिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा। तो ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का मूल्यांकन या सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट असत्य है, क्योंकि भौतिक विकास वैसे भी विकास के अन्य डोमेनों को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो सकता है, क्योंकि विकास व्यक्ति से अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सत्य है, क्योंकि भौतिक विकास के क्रम में सबसे ऊपरी स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि भौतिक विकास के अन्य डोमेनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं में प्रारंभिक घटक है तथा यह उसके सभी विकास मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि भौतिक विकास अन्य डोमेनों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के बारे में सत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों द्वारा त्रुटियां करना इस बात का संकेत है कि किसी भी प्रकार का सीखना नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4
सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों के लिए संतुष्ट करने वाला हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट 2011 जून में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूछे गए 30 प्रश्नों को हल किया है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।